बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्कालन क्लासरूम। स्कालन क्लासरूम में आज का हमारा टॉपिक है कॉमनवेल्थ पीरियड। कॉमनवेल्थ पीरियड शुरू होता है 1619 और 1649 से 1660 तक, और ये पीरियड जो है बिलोंग करता है प्यूरिटन एज से। ठीक है ना। और ओनली इन दिस एज देयर वाज नो मोनार्क इन इंग्लैंड, यानी इस दौरान कोई भी मोनार्क नहीं था, कोई भी किंग नहीं था। कॉमनवेल्थ पीरियड उस पीरियड को कहा जाता है जिसके दौरान देयर इज नो किंग एट ऑल। ठीक है ना, कि यानी मोनार्क नहीं था, देयर वाज नो मोनार्की। सो रिस्टोरेशन से पहले कॉमनवेल्थ पीरियड इसीलिए इम्पोर्टेंट है पढ़ना, क्योंकि यहाँ पर रिस्टोरेशन से पहले इसको समझना ज़रूरी होता है। तो ये पीरियड जो है कॉमनवेल्थ पीरियड जो है 1649 से लेकर 1660 तक का जो पीरियड है, इसके दौरान ये इंग्लैंड में कोई भी मोनार्क नहीं होता। आफ्टर द डेथ ऑफ चार्ल्स वन, जब चार्ल्स वन को बिहेड किया जाता है पब्लिकली, आपको पता है पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, तो ओलिवर क्रॉमवेल जो है वो एज ए लीडर, प्यूरिटन लीडर सामने आते हैं, पावर में आते हैं ना। ठीक है ना। और प्यूरिटन को वो खुद प्यूरिटन होते हैं और प्यूरिटनिज्म को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ देते हैं, बहुत ज़्यादा फोकस देते हैं, और हर लिहाज से जो है ना प्यूरिटनिज्म को बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ावा मिलता है। अच्छा, उसके बाद ओलिवर क्रॉमवेल जो था वो उसकी डेथ हो जाती है 1658 को। ठीक है ना। और उसका जो बेटा है रिचर्ड क्रॉमवेल, वो रूलर बनता है इंग्लैंड का 1658 को। सही है जी। 1658 को वो रूलर बनता है, और फिर वो सिर्फ 2 साल ही जो है ना रूल कर पाता है, 1660 तक रूल कर पाता है। उसके बाद प्यूरिटनिज्म जो है ना ऑटोमेटिकली अनपॉपुलर होना शुरू हो जाती है, और इंग्लिश सोसाइटी को या इंग्लिश के लोगों को ऐसा लगता है कि अब ज़रूरत है मोनार्की की, यानी मोनार्क आना चाहिए। क्योंकि प्यूरिटनिज्म जो था वो लोगों पर इस तरीके से असर छोड़ रहा था, अनपॉपुलर हो रहा था, क्योंकि उनके रूल्स और रेगुलेशंस जो थे प्यूरिटनिज्म के थे वो कुछ अजीब व गरीब थे, और इस वजह से अब लोगों को फील हुआ कि अब मोनार्की को रिस्टोर किया जाए। ठीक है ना। तो कॉमनवेल्थ ये पीरियड कहलाता है जो हमने अभी डिस्कस किया। अच्छा, इसके मेजर राइटर्स कौन से थे और मेजर वर्क्स कौन से थे इस पीरियड के, जो कॉमनवेल्थ पीरियड है जिसमें कोई भी किंग नहीं था इस दौरान। रिचर्ड टू जो था वो भी सिर्फ 2 साल, रिचर्ड क्रॉमवेल जो था वो भी सिर्फ 2 साल ही हुकूमत कर पाया था। उसके बाद जो है ना रिस्टोरेशन का पीरियड आता है। तो कॉमनवेल्थ पीरियड के दौरान कौन कौन से काम हुए, कौन कौन से मेजर वर्क्स हुए, इसमें सबसे पहले तो ये आप जान लें कि जॉन मिल्टन डिड नॉट राइट एनीथिंग इम्पोर्टेंट इन दिस पीरियड, कि जॉन मिल्टन इस पीरियड में कोई भी इतना इम्पोर्टेंट काम नहीं करता है। ठीक है जी। थॉमस हॉब्स जो है वो पॉलिटिकल फिलोसोफर कहलाते हैं, उन्होंने लिखा था लेवियाथान। ठीक है ना, लेवियाथान इन्होंने लिखा था। उसके बाद जर्मी ट्रेलर हैं, जर्मी ट्रेलर ने होली लिविंग लिखा था। ठीक है ना। एक सरमन था प्रोज में इन्होंने लिखा था, होली डाइंग लिखा था। ठीक है ना, वो भी सरमन था, प्रोज में इन्होंने लिखा था। वागान था। ठीक है, वागान एंड मार्वेल थे, उन्होंने भी लिखना इस एज में शुरू किया था। ठीक है जी। तो ये कॉमनवेल्थ एज मतलब पीरियड है, जो ऑल अबाउट द कॉमनवेल्थ पीरियड। अब हम आते हैं रिस्टोरेशन से की तरफ। रिस्टोरेशन को समझने के लिए हमें न्यू क्लासिकल पीरियड को शुरू करना पड़ेगा। ठीक है ना। न्यू क्लासिकल पीरियड जो है वो शुरू होता है 1660 से लेकर 1785 तक। ठीक है ना, 1785 तक कि ये न्यू क्लासिकल पीरियड कहलाता है। अच्छा, इसे न्यू क्लासिकल पीरियड क्यों कहते हैं? दिस एज इज कॉल्ड न्यू क्लासिकल और सीडो क्लासिकल। ठीक है ना, इसे सीडो क्लासिकल एज भी कहा जाता है, न्यू क्लासिकल एज भी कहा जाता है, क्योंकि ये इसमें आर्टिफिशियलिटी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है ना। राइटर्स के अंदर जो इस एज के जो राइटर्स थे उसमें आर्टिफिशियलिटी बहुत ज़्यादा थी, और इसी वजह से इसको सीडो क्लासिकल एज भी कहा जाता है। और इन्होंने इमिटेट किया था एंशिएंट ग्रीक को और रोमन लिटरेरी ट्रेडिशंस को, बहुत ज़्यादा इमिटेट किया था, क्योंकि आर्टिफिशियलिटी थी और इसमें ओरिजिनलिटी बहुत ज़्यादा कम थी, यानी ओरिजिनलिटी की लैक थी यहाँ पर। तो ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है। और इसमें जो मेन लिटरेरी फीचर्स क्या हैं इस एज के, वो हम पढ़ते हैं वन बाय वन करके।
द राइटर्स ऑफ दिस एज इमिटेटेड द स्टाइल ऑफ एंशंट ग्रीक एंड रोमन राइटर्स, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। उसके बाद मच अटेंशन इज पेड टू द टेक्निकल परफेक्शन रादर देन द इनोवेशन और नेचुरल जीनियस। ठीक है ना, यानी परफेक्शन जो जो मतलब वो जानना चाहते हैं ना, वो असल में टेक्निकली मतलब वो ज़्यादा फोकस कर रहे थे। नेचुरल जीनियस है, इनोवेशन पर वो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। ठीक है जी। उसके बाद ह्यूमन बींग्स आर गिवन मोस्ट इम्पोर्टेंस, यहाँ पर इंसान को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। ठीक है ना, उसके आइडियाज़ को नहीं। जैसे आर्ट को फॉर द आर्ट से लिखा जाता था पहले, ऐसे अब नहीं हो रहा था, बल्कि यहाँ पर ऐसा हो रहा था आर्ट फॉर द मेंस सेक हो रहा था। आर्ट फॉर द आर्ट सेक नहीं हो रहा था, आर्ट फॉर द मेंस सेक हो रहा था, यानी जो लोगों को जिस तरीके से मतलब जो पसंद था वही कर रहे थे। ठीक है जी। उसके बाद जनरल देन रादर इंडिविजुअल क्वालिटीज़ थी यहाँ पर। ठीक है ना, ह्यूमन बींग्स आर गिवन मोर इम्पोर्टेंस, यहाँ पर मोर इम्पोर्टेंस जो है इंसान ज़ात को दी जाती है। आर्ट्स को इतनी मतलब फोकस नहीं दिया किया जाता। सोफिस्टिकेशन इन थॉट्स जो थी वो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड थी, कॉम्प्लिकेटेड थी, और स्टाइल पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता था। उसके जो पोइट्री थी या जो ड्रामा थे या जो भी कुछ लिखा जा रहा था उस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज, उसकी स्टाइल पर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा था। न्यू क्लासिकल एज को 3 डिफरेंट एजेस में डिवाइड किया गया है। न्यू क्लासिकल एज को समझने के लिए हमें 3 डिफरेंट एजेस को समझना पड़ेगा। उससे पहले सबसे पहले आता है रेस्टोरेशन पीरियड। अब रेस्टोरेशन पीरियड क्या है जी? रेस्टोरेशन पीरियड ये है कि इसमें मोनार्की जो है रिस्टोर होती है। मोनार्की जो थी वो पहले मतलब जो है नहीं थी इंग्लैंड में, अब वो रिस्टोर होती है। दिस पीरियड इज कॉल्ड रिस्टोरेशन बिकॉज द मोनार्की वाज रिस्टोर्ड। मोनार्की जो थी वो रिस्टोर हुई थी। इस दौरान जो कॉमनवेल्थ पीरियड हमने पढ़ा था पीछे, उसमें कोई भी बादशाह नहीं था, कोई भी मोनार्क नहीं था। ठीक है ना, तो चार्ल्स टू को फ्रांस से वापस बुलाया गया। ठीक है ना, क्योंकि वो फ्रांस से भाग गया था, एग्जाइल पर था। जब ओलिवर क्रॉमवेल था तब चार्ल्स वन को जब उन्होंने बीहेड किया था, तो चार्ल्स टू उसका जो बेटा था वो वहाँ से फ्ली हो गया था, यानी भाग गया था वहाँ से, और फ्रांस में जाकर जो है ना उसने पनाह ली थी। तो वहाँ से उसको वापस बुलाया जाता है। ठीक है ना, और फिर जो है क्रॉमवेल की मौत के बाद उसको दोबारा बनाकर बादशाह बनाकर बिठाया जाता है। ठीक है ना, ओलिवर क्रॉमवेल के बाद जो उसका बेटा था रिचर्ड क्रॉमवेल, उसकी डेथ होने के बाद जो है इसको बादशाह बनाया गया। तो ये रिस्टोरेशन कहलाती है, क्योंकि मोनार्क काफ़ी अरसे बाद एक बादशाह जो है इंग्लैंड पर आया था 29 मई 1660 को। ठीक है ना, और ही रिमेंड ए पावर टिल द डेथ 1685 तक, और 1685 तक वो मतलब जो है ना पावर में रहा। 85 को जब उसकी डेथ हो गई थी तो जेम्स टू आते हैं थ्रोन पर। ही वॉज ए कैथोलिक, और वो कैथोलिक होते हैं। द मोस्ट पीपल हु वर प्रोटेस्टेंट वांटेड द थ्रोन डिथ्रोन हिम। फिर क्योंकि लोग जो थे वो प्रोटेस्टेंट होते हैं, और वो जो जेम्स टू जो होता है वो आपका होता है कैथोलिक, इस वजह से उसको चाहता नहीं कि वो वहाँ पर थ्रोन पर रहें, तो उसको मतलब हटाना चाहते हैं। फिर 1688 में देयर वाज अ ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन आता है इस नाम से, ब्लडलेस रिवॉल्यूशन भी इसे कहते हैं। अगेंस्ट हिम, जेम्स टू के खिलाफ आता है। ही फ्लेड टू फ्रांस, फिर वो दोबारा भाग जाता है, जेम्स टू फ्रांस भाग जाता है। और फिर उसके बाद विलियम थ्री ऑफ द फ्रांस, द हस्बैंड ऑफ द मैरी, द डॉटर ऑफ द जेम्स टू, केम टू पावर। फिर कौन आता है? विलियम थ्री आता है फ्रांस से, जो कि हस्बैंड होता है मैरी का। और मैरी जो है वो डॉटर होती है, धी मतलब बेटी होती है किसकी? जेम्स टू की। केम टू पावर, वो मतलब जो है ना पावर में आता है। विलियम रूल्ड द इंग्लैंड टिल हिज डेथ 1702, और वो हुक्मरानी करता है अपनी मौत तक 1702 तक। ठीक है जी। अब हैं इसके कुछ फैक्ट्स हैं जो कि लिटरेचर पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट मतलब छोड़ के गए थे रिस्टोरेशन के। सबसे पहले ये है कि जनरल रिएक्शन अगेंस्ट द प्यूरिटिनिकल रिस्टोरेंट्स बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर रिएक्शन जो था प्यूरिटिनिकल पर
मतलब जो रिस्ट्रेंट्स थे, जो रिस्ट्रिक्शंस थी, उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा रिएक्शन आया, ठीक है ना? यानी जो भी प्यूरिटनिज़्म के दौरान रिस्ट्रिक्शंस थी, उसके खिलाफ एक गुस्सा था लोगों के ज़हन में, उनको वो रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म की गई। टू पॉलिटिकल पार्टीज़ जो थी वहाँ पर फॉर्म हुई, द विग एंड द टोरी वर फॉर्म्ड, ठीक है ना? द विग और टोरी मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ वहाँ पर बनी। विग्स वर अगेंस्ट द किंग एंड द प्रोटेस्टेंट फॉर द प्रोटेस्टेंट, ठीक है ना? वो अगेंस्ट थे, विग्स जो थे वो किंग के खिलाफ थे और प्रोटेस्टेंट थे मतलब प्रोटेस्टेंट के खिलाफ थे और किंग के खिलाफ थे। टोरीज सपोर्टेड किंग एंड कैथोलिक्स, और जो टोरीज थे वो किंग को सपोर्ट करते थे और वो कैथोलिक्स को मतलब जो ना मतलब सपोर्ट करते थे और वो खुद भी कैथोलिक थे। अच्छा, उसके बाद 1619 को जेकोबाइट राइजिंग होती है। द कैथोलिक ऑफ आयरलैंड हु वर लेड बाय द जेम्स टू फॉट अगेंस्ट विलियम्स सोल्जर्स एंड वर डिफीटेड, ठीक है। फिर 1662 को द रॉयल सोसाइटी वाज फाउंडेड, रॉयल सोसाइटी फाउंड की गई, प्रोमोट साइंटिफिक रिसर्च के लिए, साइंटिफिक। सर इज़ाक न्यूटन वाज अ मेंबर ऑफ इट, सर इज़ाक न्यूटन जो था वो इस सोसाइटी का मेंबर था। उसके बाद 1695 को प्रेस वाज मेड फ्री, मतलब प्रेस को आज़ादी मिली। एवरीवन वाज गिवन लिबर्टी टू एक्सप्रेस हिज और हर ओन व्यू, ठीक है ना? हर किसी को अपना हक था अपने व्यूज़ देने का। द बिल ऑफ द राइट्स वाज अडॉप्टेड इन 1689, curtail द monarch's पावर एंड इंक्रीज द पार्लियामेंट्स पावर, जिसमें पार्लियामेंट के पावर को बढ़ाया गया था और मोनार्क जो था यानी बादशाह जो था उसके पावर्स को घटाया गया था। अच्छा, मेजर राइटर्स इस पीरियड के और मेजर जो काम थे इस पीरियड के, उसमें सबसे पहले हम जॉन मिल्टन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि जॉन मिल्टन रिस्टोरेशन पीरियड से पहले भी लिखते रहे हैं और रिस्टोरेशन के बाद भी जो है ना इनके कुछ मतलब जो है ना एपिक्स थे जो लिखे गए हैं इसमें। ही स्टार्टेड राइटिंग इन द प्रीवियस एज, इसने प्रीवियस एज में लिखना शुरू किया था, एंड हिज ग्रेट एपिक्स इन दिस पीरियड, और इसके जो ग्रेट एपिक्स जो थे इस पीरियड में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए। जो पैराडाइज लॉस्ट था ये इंग्लिश का एपिक है, और पैराडाइज रीगेंड है, और सैमसन एगोनिस्ट है। उसके बाद ही सैमुअल बटलर है, सैमुअल बटलर ने हुडीब्राज लिखा था और इन्होंने इसे टायर वर्स में लिखा था। उसके बाद जॉन बुनियान है, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस आपने सुना ही होगा इसके बारे में, इसकी फेमस एलेगरी है प्रोज के अंदर। जॉन ड्राइडन आपने देखा होगा, ये एज ऑफ ड्राइडन भी कही जाती है, रिस्टोरेशन पीरियड को एज ऑफ ड्राइडन भी कहा जाता है, तो डोंट गेट कंफ्यूज, जो तो आपको आप दोनों कह सकते हैं उसको। ऑल फॉर लव इसने लिखा, ठीक है। एन इंडियन एम्परर लिखा इसने, और इसने औरंगज़ेब लिखा, एब्सलॉम एंड एक्टोफिल लिखा, एक्टोफिल मैकफ्लेक्नो लिखा इसने, ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोइजी लिखा इसने। ये सारे काम जो है ना जॉन ड्राइडन ने लिखे थे, तो इस वजह से इसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी कहा माना जाता है इस एज का, रिस्टोरेशन का। उसके बाद है जॉन लॉक, उसने एक ऐसे लिखा कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, एन ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग 1690 को लिखा। उसके बाद विलियम विचरली, विलियम विचरली जो है ना मतलब इन्होंने एक पोएम लिखा द कंट्री वाइफ और द प्लेन डीलर। अच्छा, इस एज के दौरान जो है ना वल्गैरिटी, जो कि लोगों को अपने व्यूज़, अपने फ्रीडम ऑफ प्रेस था, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था। और चार्ल्स टू जो था वो फ्रेंच का था असल में, फ्रांस से जब वापस आया, फ्रेंच का तो नहीं था मगर वो अपना वक्त वहाँ पर गुजार कर जब वापस आता है, तो उसने जो है ना फ्रेंच को कॉपी करने की आज़ादी दी थी, और हर किसी को हर किसी के हिसाब से, प्यूरिटनिज़्म के हिसाब से नहीं बल्कि अपने हिसाब से, क्योंकि प्यूरिटनिज़्म में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, इसने रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म कर दी। हर किसी को अपने हिसाब से पोइट्री लिखना या ड्रामा या कोई भी चीज़, थिएटर्स को रिस्टोर करना वगैरह, ये सारी चीज़ें इसने कर दी थी। तो यहाँ पर वल्गैरिटी आ चुकी थी, जो सेक्स के बारे में बात करना या इस तरीके से। अच्छा, उसके बाद अफ़रा बेहन एक औरत थी, लेडी थी। इन्होंने भी मतलब जो है ना 1640 से लेकर 1680 तक रहीं।
इन्होंने लिखा रोवर, रिस्टोरेशन कॉमेडी लिखी थी इन्होंने, ठीक है। और उन्होंने लिखा उरोनो को, अप्रोच फिक्शन लिखा इन्होंने, ठीक है जी। उसके बाद एक विलियम कॉन्ग्रीव थे, द डबल डीलर इन्होंने लिखा, लव फॉर लव लिखा, द वे ऑफ द वर्ल्ड लिखा। जॉर्ज फारकाहार थे, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम इन लिटरेरी फीचर्स पर आते हैं इसके। इमिटेशन ऑफ द एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन राइटर्स गिव्स राइज टू न्यू क्लासिसिज्म। इस एज के दौरान जो है ना इमिटेशन की जाती है ग्रीक को और रोमन को, तो न्यू क्लासिसिज्म को मतलब जो है ना बढ़ावा मिलता है। प्यूरिटन कंट्रोल्स लूज इन, प्यूरिटनिज्म का जो कंट्रोल था वो ख़त्म होता जा रहा है। एंड वेव ऑफ फोपरी एंड वल्गैरिटी स्वीप्स द क्रिएटिव वर्क्स। यहाँ पर वल्गैरिटी मैंने आपको पहले ही बताया, वल्गैरिटी आ चुकी थी। फ्रीडम ऑफ आसान मतलब जो ना फीलिंग्स एंड इमोशंस थी, तो जिसको जो भी फीलिंग्स और इमोशंस आ रही थी, चाहे वो वल्गर हो, चाहे वो सेक्सुअल हो, चाहे वो किसी भी तरीके की हो, अनसोशल हो, अनएथिकल हो, मगर वो भी उसको आज़ादी थी लिखने की। ग्रेट इंग्लिश एपिक्स आर रिटन विद द प्रॉपर एलिगेंस एंड ग्रेंड्योर। इस मतलब जो ना एज के दौरान बहुत ही बेहतरीन एपिक्स जैसे जॉन मिल्टन के एपिक्स हैं वो लिखी गई थी, पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेन और सैमसन एगोनिस्ट वगैरह। अच्छा, ड्रामा वापस आता है विद द फ्रेंच लाइसेंसियसनेस एंड गेयटी, माना फ्रेंच का ड्रामा पर बहुत ज़्यादा असर होता है। इट लूजेज एलिजबेथन सीरियसनेस एंड स्प्लेंडर। एलिजबेथन के दौरान जो ड्रामा था उसमें जो सीरियसनेस थी और जो स्प्लेंडर था, जो मज़ा था, जो शानदार था, वो ख़त्म हो मतलब नहीं था इसमें। कॉमेडी ऑफ मैनर्स इसमें इंट्रोड्यूस करवाया गया। हीरोइक ट्रेजिडी बिकम द मेजर ड्रामेटिक जॉनरा, ठीक है। और उसके बाद ट्रांसलेशन ऑफ ग्रेट क्लासिकल टेक्स्ट स्टार्टिंग अपीयरिंग, ट्रांसलेशंस किए गए। सेटारिकल वर्स बिकम पॉपुलर, सेटायर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ इस दौरान, ठीक है। लिटरेचर ऑफ टू एक्सट्रीम को एग्जिस्ट, ग्रेट एपिक्स लाइक पैराडाइज लॉस्ट एंड द मोरल विजडम द लाइक पिलग्रिम्स प्रोग्रेस आर रिटन